Morning, students. First of all, how are you all? I hope you all are good. Okay, now you are in 12th class. Congratulations to you. And now, first of all, we have studied about introduction. Our today topic is introduction. So, introduction of microeconomics, micro and macro both. So first of all we have studied about a sample economy, यानी कि एक सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है वो. पीपल नीड्स इन आवर सोसाइटी मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी डेज लाइफ. हमारी हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. गुड बहुत सारे वस्तुओं की और सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसके अंदर आते हैं फूड की, जैसे कि खाना, क्लोथिंग, शेल्टर. शेल्टर मीन्स घर. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो होती हैं जैसे कि रोड और रेलवे के बारे में, वो सारी चीज़ें हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था में आती हैं. तो हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था के अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया जाता है. गुड्स और सर्विसेज की सारी एवरीडेज लाइफ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जो हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था होती है. तो लेकिन हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो उसकी केंद्रीय समस्याएं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसकी, वो ऐसे हैं. जैसे इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वो सब हमें पता है. फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको. प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, कंजम्पशन मीन्स उपभोग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसको बांटना. उसके बाद हम इसकी, लेकिन अबोव 3 एक्टिविटीज़ के अंदर अवर इकोनॉमी हैज़ टू फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो जितने भी स्रोत होते हैं हमारे, उन सबको उसकी कमी हो जाती है. अवर इकोनॉमी हैज़ टू फॉर फेस स्कैरसिटी, उसकी कमी को फेस करना पड़ता है. जैसे उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन्हें. सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड एंड हाउ टू यूज़ इट्स स्केयर सोर्सेज, यानी कि चॉइस करनी पड़ती है उनको कि जब उनके अंदर कमी आ जाती है उनके अंदर, यानी कि उनके रिसोर्सेज में, उनके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज में जब कमी आ जाती है, स्केयर मतलब कमी आ जाती है, तो उनको चूज़ करना पड़ता है, उनको चॉइस करनी पड़ती है कि उनको क्या चीज़ यूज़ करनी है. दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आफ्टर दैट वट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन वट क्वांटिटी. उसके बाद उन्हें सोचना पड़ता है कि उसे क्या बनाना है. वट इज़ प्रोड्यूस्ड, क्या चीज़ का उत्पादन किया जाना है, और इन वट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसको उत्पादित किया जाएगा. एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द इकोनॉमी पॉसिबल गुड, मतलब कि पॉसिबल मतलब कम से कम गुड, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करने हैं ये उनको सोचना पड़ता है. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, इसी प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड. उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब उसको उत्पादन कैसे किया जाएगा. उसका उत्पादन करने का मतलब क्या है. एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज से हाउ मच, कितना, यूज्ड इन द प्रोडक्शन, वो कितना यूज़ करें, उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको कैसे यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट दे सके. जैसे कि लेबर और मशीन एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें से लेबर, मजदूरी और मशीन को उनको देखना पड़ता है. उनके पास 2 रिसोर्सेज हैं, लेबर और मशीन. तो उन्हें देखना पड़ेगा कि उन्हें मजदूरी ज़्यादा लेनी है या फिर मशीनरी ज़्यादा यूज़ करनी है, जिससे कि उनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आ सके. फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड. किसके लिए वो उत्पादन करेंगे, यानी वो जितना भी उत्पादन वो कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. डिसाइड हु गेट्स मोर, मतलब किसको ज़्यादा दिया जाए, हु गेट्स लेस, किसको कम दिया जाए, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और उनके पास जो आउटपुट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम सामने क्रिएट हो जाती है उनके लिए, उत्पादन बंटवारे की प्रॉब्लम सामने आती है. तो वो सोचना पड़ता है कि वो कैसे, किसके लिए इतना उत्पादन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कवर अप कर सकें. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. उनको वो कैसे आयोजित करें, उनको कैसे संभालें, ऑर्गेनाइज करें. सबसे पहले आता है द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी. प्लान्ड इकोनॉमी मतलब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था होगी इसमें. द गवर्नमेंट, और जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो सारी की सारी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनको लेकर अलग अलग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को हमारे अंदर प्लान्ड होती हैं सारी की सारी. जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो जो हमारी गवर्नमेंट हो वो उसको डिसाइड करना ही है, तो एजुकेशन के बारे में उनको सोचना ही पड़ता है. तो उनको वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं. एजुकेशन के लिए वो इंडिविजुअली भी और एज अ होल पूरी सारी कंट्री के लिए उनको वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, और ये ज़रूरी है. फिर आती है हमारी मार्केट इकोनॉमी, यानी कि हमारी बाजार अर्थव्यवस्था. मार्केट इज ए प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पे
इकोनॉमिक एजेंट, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट होता है वो फ्रीली आज़ादी से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज करना मतलब बेचना और ख़रीदना, उनको बेचता भी है और ख़रीदता भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब बेच रहा है उन चीज़ों को तो वो डायरेक्टली उन लोगों से मिले जिनको वो चीज़ बेच रहा है। मीडिएटर भी इसमें काम में आ सकते हैं और वो थ्रू इंटरनेट भी उसको कर सकता है, वो टेलीकॉम कंपनी के थ्रू भी अपनी चीज़ों को बेच सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज सर्विसेज कैन टेक प्लेस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन। वो एक्सचेंज तो करेगा गुड्स और सर्विसेज को, बट ज़रूरी नहीं है कि वो खुद उन लोगों से मिलकर उन्हें अपनी चीज़ों को बेचे या ख़रीदे। वो वैरायटी ऑफ सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में रहकर भी उन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकता है। नाउ दैट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का मतलब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी मतलब वी स्टडी हाउ द मैकेनिज्म फंक्शन यूज, यानी कि जो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि मैकेनिज्म फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाए, उसका कैसे उपयोग किया जाए। देन नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म डिज़ायरेबल भी है कि नहीं है, मतलब कि वांछनीय, यानी उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। वो ऐसे ही तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत है या नहीं, वो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी में पढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ ज़्यादा स्पेशल डिफरेंस नहीं है। देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, किसी एक की प्रॉब्लम के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी होती है। देन स्टडी ऑफ होल मार्केट्स प्रॉब्लम, पूरी की पूरी मार्केट की प्रॉब्लम के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। समष्टि अर्थशास्त्र, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के बारे में जब हम बात करते हैं किसी एक की मांग और पूर्ति के बारे में तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। देन स्टडी अबाउट मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई, पूरे के पूरे बाजार के डिमांड और मांग और पूर्ति के बारे में, डिमांड और सप्लाई की बात होती है तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमी। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मीन्स एकत्रीकरण, एकत्रीकरण की जब लिमिटेड डिग्री होती है वो होती है माइक्रो में, और हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है मैक्रो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, सीमांत उत्पादन संभावना। इसका क्या मतलब है? जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, सारी सोसाइटीज़ को डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट इट्स स्केयर रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को निकाल कर ले सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि उनको प्रोडक्शन करनी है, उनके पास अनाज है और उनके पास कपास है। अब उनके पास लेबर और मशीनरी का वो यूज़ करके अगर वो अनाज को बिल्कुल भी नहीं उगाते हैं तो उनके पास कॉटन की 10 यूनिट्स बनती हैं। उसके बाद अगर वो कोई और फॉर्म है, बी फॉर्म, प्रोडक्शन कर रही है, एक उनके पास 10 ही यूनिट हैं जिसमें से अगर वो यूज़ करती है एक, अगर वो अनाज को 1 यूनिट अनाज की उगाती है तो उसके पास 9 यूनिट कॉटन की, कपास की बचती हैं। अगर वो 2 यूनिट अनाज की उगाती है तो उसके पास 7 यूनिट जो हैं कॉटन बनती है, कपास की 7 यूनिट बनती हैं। अगर वो 3 अनाज की बनाती है तो उसके पास 4 यूनिट कॉटन की बन रही हैं। अब अगर वो 4 यूनिट अनाज उगा रही है तो उसके पास कुछ जो कॉटन की, कपास की जो यूनिट है वो एक भी नहीं बनती है। उसके अंदर देखने वाली बात यह है कि अगर वो अनाज की एक भी यूनिट नहीं उगाती है तो वो सारी की सारी यूनिट कपास की वो उगा सकती है। लेकिन अगर वो 4 यूनिट लेबर और मशीनरी यूज़ करके 4 यूनिट अनाज बना रही है तो उससे उसके पास कपास की एक भी यूनिट नहीं बनती है। इसी का अगर हम कर्व देखें तो ये हमारी कॉटन 0, 2, 4, 6, 8 और 10, और ये हमारी 0, 2, 4, 6, 8, 10 कॉर्न की, ठीक है। 0, 10 ए पार्ट ये है हमारा कॉर्न और कॉटन, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कर्व, और ये उसकी टेबल, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें इस चैप्टर का कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना होता है तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि हमें किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर कैसे बेटरली करना है।